आप सभी का स्वागत है AIS एजुकेशन में। और आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो अपनी परीक्षा की तैयारी किस तरह से उन्हें करनी चाहिए, किस तरह से अपनी परीक्षा को लेकर तैयारी करेंगे। क्योंकि जो परीक्षाएं हैं, वार्षिक परीक्षाएं जो आप लोगों की होनी है वो मार्च से अप्रैल के बीच में होंगी। टाइम टेबल जो है वो फरवरी के टाइम पे जारी हो जाएगा और अभी क्या है कि जनवरी बीतने वाला है और आपकी परीक्षाओं के लिए मुश्किल से सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं, 2 महीने से कम ही टाइम बचा हुआ है। तो अभी आपको किस तरह से अपनी परीक्षा को लेकर तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से अपनी परीक्षा को लेकर तैयारी को लेकर पूरे प्लान को क्रिएट करना चाहिए कि आपको किस तरह से अपनी परीक्षा को देनी होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जितने भी स्टूडेंट सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में हो या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी की अगर आप परीक्षाएं देते हैं तो उसके लिए आपको तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि परीक्षा की तैयारी जो आप सभी लोगों की होती है वो 2 तरीके से करनी होती है, या तो आप स्मार्ट वर्क करते हैं या फिर आप हार्ड वर्क करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट हार्ड वर्क करते हैं तो अभी इतना टाइम नहीं है कि आप एक क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे, उन सारे क्वेश्चन को याद करेंगे और आपको पता भी नहीं होता है कि जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन कभी किसी साल पूछे भी गए हैं या नहीं पूछे गए हैं, उस यूनिवर्सिटी में कभी वो क्वेश्चन आया है या फिर नहीं भी आया हुआ है। तो आप बेवजह उस पर सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उस पर पूरी फोकस देते हैं और इतने सारे क्वेश्चन को आप याद नहीं कर पाते हैं। क्योंकि परीक्षा के टाइम पे जो टेंशन हमें कम लेनी चाहिए, लेकिन उस समय तनाव ज़्यादा होता है और जिससे कि जो क्वेश्चन हमें अच्छे से आता है वो भी हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए अभी आपको ज़्यादा नहीं, कुछ सिलेक्टेड ही पढ़ना चाहिए। क्योंकि अभी तक आपके पास टाइम था जहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होगी, लेकिन अभी क्या है आपको सिलेक्टेड पढ़ना होगा। उसके बारे में पूरी जानकारी जो है वो अच्छे से जुटानी होगी ताकि आप कॉपी में अच्छे से पेपर को कर सकें। तो अब बात करते हैं कि आपको स्मार्ट वर्क कैसे करना चाहिए। स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको सबसे अच्छा तरीका है कि आप मॉडल पेपर को देखें, आप अनसॉल्व पेपर लें, आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। क्वेश्चन बैंक लेने का फ़ायदा ये होता है कि बाकायदे आपको पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा जा रहा है, आपके यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन कितनी बार पूछे गए हैं और आपको कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन बैंक से पता चल जाती हैं, जो कि एक स्मार्ट वर्क होता है। और आपको उन क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो क्वेश्चन 2015 के बाद से पूछे जा रहे, यानी कि जो क्वेश्चन 2015 में पूछे गए, 16, 17, 18, 19, 20 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि उसका ज़्यादा चांस होता है कि 2020 के एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि सिलेबस हमेशा लेंथी होता है, लेकिन क्वेश्चन कुछ सिलेक्टेड चैप्टर से पूछे जाते हैं, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही होते हैं जो कि आपके एग्जाम में आने होते हैं। तो इसलिए आपको क्वेश्चन बैंक को लेना चाहिए। आप अनसॉल्व ले सकते हैं, आप मॉडल पेपर को देख सकते हैं, जिससे कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा टाइम पूछे जा रहे हैं। ये तो हो गई आपकी परीक्षा की तैयारी को लेकर। अब बात करते हैं कि आपको एग्जाम में किस तरह से पेपर को देना चाहिए, किस तरह से आपको पेपर को सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपने जितना पढ़ा है, जितना याद किया है, उसी आप कॉपी पे किस तरह से अच्छे से उतारते हैं, ताकि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी को देखे तो वो आपको पूरे में पूरे नंबर कैसे देगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि आपके सामने जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको उन पूरे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखना होता है। क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन होते हैं वो एक क्वेश्चन 9 नंबर का आता है। अगर आप BSc की बात करें तो BSc में क्या होता है कि जो उसके फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो कंपलसरी होता है और कंपलसरी में लगभग 5 क्वेश्चन जो हो पूछे जाते हैं। इसके बाद से जो कि सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है, सेक्शन ए से आपके 2 क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन बी से आपके 2 क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह से आपको जो पेपर होता है वो करना होता है। जैसा कि हमने आपको स्क्रीन पे भी आपको पेपर दिख रहा होगा, हमने आपको पूरी जानकारी दी है कि किस तरह से जो BSc में पेपर जो होते हैं वो आपके पूछे जाते हैं और ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों में ही इसी तरह से पूछे जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि जब आपके जो पेपर है इस तरह से अगर आपका पेपर पूछा गया है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए BSc का पेपर आया जहाँ पे फर्स्ट जो है वो कंपलसरी दिया हुआ है, तो आपको कंपलसरी के क्वेश्चन को, जो कि शॉर्ट नोट होते हैं, आपको शॉर्ट नोट जो होते हैं वो आपको पढ़ने चाहिए। चाहे वो कोई भी पेपर होता है उसमें शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं, तो शॉर्ट नोट को आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना होता है। ये काफ़ी जो होता है आप इस पर अगर लिखते हैं, क्योंकि 2-2 नंबर का जो आपका क्वेश्चन होता है वो उसमें पूछा जाता है, तो आपको लगभग 1 पेज आप 2 नंबर में लिख दें। क्योंकि आप जितना अच्छे से लिखते हैं उतना अच्छे से आपको नंबर भी मिलता है। तो बेहतर होता है कि आप कम से कम 1 पेज जो है आप उस पर लिख दें। दूसरी बात यही है कि आपको क्वेश्चन को पूरी तरह से केयरफुली पढ़ना होता है। किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है तो उससे रिलेटेड ही आप कोई क्वेश्चन को लिख दें, लेकिन लिखना ज़्यादा बेहतर होता है ना लिखने से, क्योंकि हो सकता है कि आपको उस पर नंबर मिल जाए। तो इसलिए आप लिख के आएँ, छोड़ के बिल्कुल भी क्वेश्चन को ना आए। ये हमेशा से हमें कहा जाता है, जब भी हम हाई स्कूल में होते हैं, 12th में होते हैं, ग्रेजुएशन में होते हैं, आप PG में होते हैं, आप किसी भी एग्जाम में होते हैं,
आपसे यही कहा जाता है कि आपको क्वेश्चन को लिख के आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसलिए आपको क्वेश्चन लिख के आना चाहिए। दूसरी बात, जब भी हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ लिए, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, अब आपको उस क्वेश्चन को कॉपी पे लिखना है। तो जब भी आप कॉपी पे क्वेश्चन को लिखते हैं तो बाकायदा उसके आप क्वेश्चन नंबर दे दें। क्वेश्चन लिखने की तो ज़रूरत नहीं होती, आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखना होता है कि कंपल्सरी का क्वेश्चन नंबर ए है, आप इस तरह से लिख देते हैं। उसके बाद आप उसे लिख देते हैं। जब आपका पूरा आंसर जब खत्म हो जाता है तो आप कम से कम हेडिंग में और जो आप नंबरिंग जो करते हैं उसमें कम से कम 2-3 लाइन का गैप रखें, और जहाँ से आपका वो जो पेज जो है वो फुल हो जाता है, अगर उसके नीचे अगर आपके 5-6 लाइन बच जाते हैं तो उससे बेहतर है कि आप उसको दूसरे पेज पे लिखें, ना कि वहीं पे आप क्वेश्चन नंबर डाल के लिख दें। ये अच्छा भी नहीं लगता है, एग्जामिनर को भी देखने में भी अच्छा नहीं लगता, आप खुद भी उस पर कंफर्टेबल नहीं होंगे। अगर आप एक कॉपी चेक करते हैं तो आप कॉपी में क्या सोचेंगे, आप किस तरह से आप एक कॉपी को चेक करना चाहेंगे कि कॉपी देखने में साफ़ सुथरी हो, अच्छी लगे, हेडिंग प्रॉपर हो, जिससे कि आप अगर खुद भी अगर किसी की कॉपी चेक करते हैं तो आपको कॉपी यही सोच के लिखनी होती है कि अगर आप एक कॉपी चेक करेंगे तो आप क्या क्या उस कॉपी में ढूंढते हैं, तो बिल्कुल आपको उसी तरह से कॉपी भी लिखनी होती है। एक में मिक्स करके बिल्कुल भी ना लिखें। हेडिंग जो होता है आप स्केच का यूज करें या फिर मार्का का यूज करें या फिर ब्लैक मोटे पेन से जो हेडिंग होती है वो डालें, ताकि आपको पता चले कि ये क्वेश्चन खत्म है और इस क्वेश्चन का ये आंसर है। बिल्कुल भी मैच करके अगर आप लिख देंगे तो 2 क्वेश्चन का आपको जो आंसर होगा वो लगेगा कि एक ही क्वेश्चन का है। तो इससे बेहतर होता है कि आप थोड़ी सी दूरी बना के लिखें। जिस तरह से आप लोग 10th दे चुके हैं, 12th दे चुके हैं, तो आप लोग को ज़्यादा एक्सपीरियंस अब हो चुका होगा, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें। तीसरा टिप्स आपको ये रहेगा कि जब भी आप अपने क्वेश्चन को देते हैं तो क्वेश्चन में ज़्यादा से हो सके तो अगर आप फिगर बनाएं, क्योंकि फिगर हमेशा हमारा प्लस पॉइंट होता है। अगर आपके कोई क्वेश्चन में अगर कोई फिगर होता है तो आप फिगर का यूज ज़रूर करें। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो फिगर तो होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से होते हैं तो उसमें फिगर नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, अगर उसमें कोई भी सर्कल के थ्रू आप हेडिंग को दिखाते हैं या उसके बातों को अच्छे तरीके से कोई सर्कल के थ्रू या फिर कोई मैप के द्वारा अगर आप उसको करते हैं तो ये आपके आंसर में प्लस पॉइंट होता है। हमेशा से ही जब भी आप कोई फिगर दे देते हैं तो वो आपके क्वेश्चन में एक तरह से 4 चांद लगा जाता है, जैसे कि हम कहते हैं। तो वो आपके लिए एक बेहतर होगा कि आप क्वेश्चन में अगर फिगर दे सकते हैं तो फिगर का यूज ज़रूर करें, जिससे कि आपको प्लस पॉइंट मिल सके। चौथी टिप्स ये रहेगी कि आप अपनी हैंड राइटिंग को बेहतर करें। आप अपने अच्छे तरीके से उससे लिखिए, अपनी बातों को अपने तरीके से बयां करने की कोशिश करें, उसे अच्छे तरीके से देने की कोशिश करें। आप जितना समझते हैं आप उतने अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, आप हाई स्कूल दे चुके हैं, इंटर दे चुके हैं, आपको बहुत सारी बातें पता हैं, बट कुछ मिस्टेक होती है जो कि हम ग्रेजुएशन में भी जाके करते हैं, तो उन बातों का हमें खास ख्याल रखना होगा। आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको क्वेश्चन बैंक्स लेने हैं, आप मॉडल पेपर लें, आप अनसॉल्व लें, जिससे कि आपको पता चले कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइम पे पूछा गया है। क्वेश्चन करते वक्त आपको थोड़ी सी दूरी बनानी होगी, यानी आप बिल्कुल मैच करके ना लिखें, 3-4 लाइन की दूरी पे करके आपको पेपर देना होगा। उसके बाद से आपको राइटिंग अच्छी लिखनी होगी। जाहिर सी बात है, अगर आप राइटिंग भी अच्छी करते हैं ना तो थोड़ी बहुत कम भी अगर आप लिख देते हैं ना तो भी आपको नंबर मिल जाता है। लेकिन अगर राइटिंग ख़राब होती है, आप पूरी पेपर को भी लिख देते हैं ना तो भी आपके जो मार्क्स होते हैं वो काट लिए जाते हैं। इसलिए थोड़ी सी राइटिंग पे भी आप ध्यान दे के रखें और फिगर का यूज आप ज़रूर करें। आप साइंस स्ट्रीम से हों, आर्ट्स स्ट्रीम से हों, कॉमर्स से हों, आप थोड़ा सा फिगर का यूज करें। कोई मैपिंग के थ्रू ही कुछ बता दें, लेकिन वहाँ पर फिगर की यूज आप कर दें, जिससे कि आपके जो प्लस पॉइंट होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको बताई गई सारी बातें आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो। आप इन सारी बातों का खास ख्याल रखें। अगर इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल होते हैं तो आप कमेंट करें, आप इन वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपने एग्जाम में ऐसी गलतियां ना करें। ये छोटी मोटी गलतियां होती हैं जो कि हम अक्सर एग्जाम में कर जाते हैं और फिर बाद में सोचते हैं कि नंबर क्यों कम है। तो इसलिए आप ऐसी गलतियां ना करें, अपने इस वीडियो को शेयर करें। और भी कोई जानकारी आएगी तो आप सभी लोगों को दी जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें।